हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो एक अमेजिंग मोटिवेशन के साथ कि हर एग्जाम में हम होंगे कामयाब के साथ इस सेशन में हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर स्टार्स एंड द सोलार सिस्टम का एक और नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। देखो, ऐसा है कि प्रीवियस सेशन में मैंने आपको सैटेलाइट्स का कंसेप्ट समझाया था कि सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मैम, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं और इनको किस पर्पस के लिए स्पेस में लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमें डिस्कशन करना है आज के हमारे इस सेशन में। सो आई होप कि आज के इस सेशन का जो टारगेट है वो सभी को एकदम क्लियर है। तो अब एक काम करते हैं ना, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन, जहां पर हम चर्चा करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो हम अपने आज के इस सेशन को स्टार्ट कर ही लेते हैं। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि मैम, आप तो हमको पहले ये बता दो कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते क्या हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया कि डिफाइन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो फिर हम क्या डेफिनेशन लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अ मैन मेड स्पेसक्राफ्ट प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी कि यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्रॉपर, एक बेसिक और एक ऑथेंटिक डेफिनेशन दी गई है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। क्या लिखा गया है? अ मैन मेड स्पेसक्राफ्ट, जिसको कि ऑर्बिट में प्लेस किया जाता है अराउंड द अर्थ, उसी को हम बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो बेसिकली एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? तो आप बोलोगे कि मैम एक स्पेसक्राफ्ट है। अरे भाई, मैंने आपको डेफिनेशन बता दी ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ, अरे जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई है ना, उसी डेफिनेशन को आपको समझना है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, तो आप बोलोगे कि मैम आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक स्पेसक्राफ्ट है। क्या है? एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि इंसानों ने बनाया है, मैन मेड है वो स्पेसक्राफ्ट। देखो, ऐसा है कि अगर आपको याद हो, थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। कितना रिवीजन? इस चैप्टर का रिवीजन नहीं, इसके पहले वाले चैप्टर का रिवीजन नहीं, उसके भी पहले वाले चैप्टर्स का रिवीजन। देखो, क्लास 8 साइंस में ही हमने फाइबर्स का चैप्टर पढ़ा है ना। उस चैप्टर में हमने देखा था कि हमारे पास बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, राइट। उन सभी फाइबर्स को हम क्या करते हैं? ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। अरे, हमने फाइबर्स वाले चैप्टर में बहुत सारे फाइबर्स पढ़े हैं ना, तो उन सभी फाइबर्स को हम क्या करते हैं? ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होते हैं हमारे नेचुरल फाइबर्स और दूसरे होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स में कौन आते हैं? कॉटन के फाइबर्स, सिल्क फाइबर्स, जूट फाइबर्स, है ना। तो ये सब के सब क्या है? कॉटन फाइबर्स, सिल्क फाइबर्स, जूट फाइबर्स, ये सब के सब नेचुरल फाइबर्स हैं। इन फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फाइबर्स नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। भाई, इनको हमें बनाना नहीं पड़ता है। क्या कभी आपने सुना है कि कोई इंसान कॉटन का फाइबर बना रहा है? नहीं। कभी आपने सुना है कि कोई इंसान सिल्क का फाइबर बना रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो नेचुरल फाइबर्स हैं, ये नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इनको बनाना नहीं पड़ता है। इसीलिए तो हम इन फाइबर्स को क्या बोलते हैं? नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रेयॉन फाइबर्स की या एक्रेलिक फाइबर्स की, तो इन फाइबर्स को बनाना पड़ता है। और कौन बनाएगा भाई? इतना बुद्धिमान कौन है इस धरती पर? ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग्स। तो इंसान ही क्या करते हैं? इन फाइबर्स को बनाते हैं, है ना। एक्रेलिक फाइबर्स हो गए और रेयॉन फाइबर्स हो गए, नायलॉन फाइबर्स हो गए, तो इनको बनाना पड़ता है। कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं। तो क्योंकि ये सारे फाइबर्स
रेयन फाइबर्स वगैरह, ये सारे फाइबर्स नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इनको बनाना पड़ता है, इसीलिए इनको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। अरे सिंथेसाइज करना पड़ रहा है ना केमिकल्स के थ्रू, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स का एक और नाम होता है, क्या नाम होता है, मैन मेड फाइबर्स। एग्जैक्टली, मैन मेड फाइबर्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको बताया तो मैंने कि इस पूरी धरती पर इतना होशियार कौन है, इतना बुद्धिमान कौन है कि फाइबर्स बना सके। ऑब्वियस सी बात है इंसान, तो क्योंकि लोग, आदमी इसे बनाता है, किसे, सिंथेटिक फाइबर्स को, इसीलिए इनको हम मैन मेड फाइबर्स भी बोलते हैं। तो मैन मेड वर्ड आपने वहां सुना होगा। आई बात समझ में? यहां पर भी क्या हो रहा है, भाई मैं आपको आर्टिफिशियल सैटेलाइट समझाने की कोशिश कर रही हूं, तो आप भी समझने की कोशिश करो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट एक स्पेस क्राफ्ट है। क्या है, एक स्पेस क्राफ्ट है जो कि मैन मेड है, यानी कि इसको इंसान ने बनाया है, इंसानों ने मिलकर के बनाया है, एक इंसान की बस की बात नहीं होती है ये। देखो ऐसा है, जब हम अपने प्रीवियस सेशंस में पढ़ रहे थे किसको, सैटेलाइट्स को, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, भाई हम कहाँ रहते हैं, हम इंसान कहाँ रहते हैं, हम भी तो एक प्लैनेट पर ही रहते हैं, और इस प्लैनेट का नाम क्या है भाई, अर्थ है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के हमारे सोलार सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। अरे पढ़ लिए ना हमने, मरकरी पढ़ा है, वीनस पढ़ा है, अर्थ पढ़ा है, मार्स पढ़ा है, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये सब हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो हमारे सोलार सिस्टम में बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, हमको ये पता है, और ये सभी के सभी प्लैनेट्स, अब हम इतने होशियार हो गए हैं, अरे ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, आज के इस सेशन में खत्म हो जाएगा। तो हमने ऑलरेडी इतनी सारी चीजें पढ़ ली, तो कि हमको पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि नहीं, जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलार सिस्टम में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसकी सैटेलाइट्स की, तो सैटेलाइट्स वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। हमारी जो धरती है इसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, जरा मुझे बताओ। हमारी जो धरती है, जो अर्थ प्लैनेट है, इसके अराउंड कौन रिवॉल्व करता है, किसको देखते हो आप रोज रात में, यस, चंदा मामा को, मून को। तो मून क्या है भाई, एक सैटेलाइट है प्लैनेट अर्थ की। मैंने आपको बोला ना कि एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट को, एक ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि किसी प्लैनेट के अराउंड क्या करे, रिवॉल्व करे, उसको हम क्या बोलते हैं, सैटेलाइट ही बोलते हैं। तो जो हमारे चंदा मामा है, जो चंद्रमा है, जो मून है, वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसीलिए हम चंदा मामा को क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं, मतलब मून तो हम बोलते हैं, मून क्या है, मून बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक सैटेलाइट है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि एक प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर डाले, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट। तो मून करता है अर्थ के अराउंड क्या, रिवॉल्व, इसलिए मून क्या हो जाएगा, सैटेलाइट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मून को हमने बनाया है, डेफिनेटली नॉट। तो इसका मतलब मून एक सैटेलाइट तो है, लेकिन उसको हमने तो नहीं बनाया, वो मैन मेड सैटेलाइट नहीं है, वो कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट नहीं है। मून जो है नेचुरली नेचर में एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या कि मून एक सैटेलाइट तो है, लेकिन कौन सा वाला, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। जब हम बात करते हैं मरकरी और वीनस की, तो मरकरी और वीनस के पास में कोई भी उनके मून्स नहीं होते हैं, है ना। मरकरी और वीनस के पास में उनके कोई मून्स नहीं होते हैं। अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में आप बोल सकते हो कि अर्थ के पास उसका एक मून होता है, वो क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। अगर मैंने आपको जुपिटर में बताया था, अगर क्या बताया ही होगा कि जुपिटर के पास तो बहुत सारे मून्स होते हैं, यानी कि जुपिटर प्लैनेट के अराउंड बहुत सारे आप बोल सकते हो कि नेचुरल सैटेलाइट्स रिवॉल्व करते हैं, अराउंड 67, है ना। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 67 नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं जो कि प्लैनेट जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, यानी कि जो जुपिटर प्लैनेट है ना, उसके पास 67 मून्स होते हैं। हमारे पास तो केवल एक ही है। जुपिटर प्लैनेट देखा जाए तो बहुत बड़ा प्लैनेट होता है ना, तो उसके अराउंड उसके जुपिटर प्लैनेट के पास आप बोल सकते हो कि 67 मून्स होते हैं। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो भी हम कहानी पढ़ रहे थे वो किसकी थी, नेचुरल सैटेलाइट की थी। लेकिन अब यहाँ पर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आया है, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में बोला जा रहा है कि भाई ये एक स्पेसक्राफ्ट होता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, एक स्पेसक्राफ्ट है जिसको कि इंसानों ने बनाया है, वो अपने आप
जो सैटेलाइट है ये वाली, ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको बनाना पड़ता है। इसीलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है? एक मैन मेड स्पेसक्राफ्ट, जिसको कि हमें ऑर्बिट में रखना पड़ता है। देखो ऐसा है, चाहे वो नेचुरल सैटेलाइट हो, चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो, कोई सी भी सैटेलाइट क्यों ना हो, वो करेगी क्या? प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व ही करेगी। तो जब भी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करने की बारी आएगी, तो जो रिवॉल्यूशन होता है वो हमेशा आप बोल सकते हो कि एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रह करके ही होता है। भाई इसके पहले जो अपना सेशन आया था जिसमें कि हमने कॉमेट्स पढ़े थे, मीटेरॉइड्स पढ़े थे, एस्टेरॉइड्स पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो उनके लिए भी तो हम यही बोलते हैं कि एस्टेरॉइड्स ले लो, कॉमेट्स ले लो, मीटेरॉइड्स ले लो, ये सब क्या करते हैं? ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं जस्ट लाइक प्लैनेट्स। लेकिन सन के अराउंड अगर ये रिवॉल्व करेंगे तो अपने अपने ऑर्बिट में रहकर के ही तो करते हैं ना। तो जब भी रिवॉल्यूशन की बारी आती है, चाहे वो सन के अराउंड रिवॉल्यूशन हो, चाहे वो किसी प्लैनेट के अराउंड आप बोल सकते हो कि रिवॉल्यूशन हो, रिवॉल्यूशन हमेशा ही एक ऑर्बिट में रह करके ही किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आज यहां रह करके कर रहे हैं रिवॉल्व, आज वहां रह करके कर रहे हैं रिवॉल्व, ऐसा नहीं होता। जब भी रिवॉल्यूशन की बारी आती है, चाहे सन के अराउंड, चाहे प्लैनेट के अराउंड, किसी प्लैनेट के अराउंड, हमेशा जो रिवॉल्यूशन है वो आप बोल सकते हो कि एक ऑर्बिट में रह करके ही किया जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पे भी क्या बोला जा रहा है कि जो एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये बेसिकली मैन मेड स्पेसक्राफ्ट होता है जिसको कि ऑर्बिट में रखा जाता है। सैटेलाइट है, जाहिर सी बात है प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करेगी, तो रिवॉल्व करने के लिए इसको ऑर्बिट में रखना पड़ेगा ना, तो ऑर्बिट में रखा जाता है। लेकिन अब मुद्दा यह है कि ये ऑर्बिट किसके अराउंड होता है? प्लैनेट्स तो हमारे बहुत सारे हैं। अरे प्लैनेट्स कोई कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। जुपिटर है, सैटर्न है, नेपच्यून है, इतने सारे प्लैनेट्स हैं। मुद्दा यह है कि ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है इसको हम ऑर्बिट में तो रख देंगे, लेकिन ये ऑर्बिट किसके अराउंड होगा? तो आप बोलोगे कि मैम हम बना रहे हैं ना। कौन बना रहा है? इंसान बना रहा है ना। तो इंसान जो भी बनाता है तो वो अपने फायदे के लिए बनाता है ना। इंसान ने अगर क्या करा है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है, तो वो सैटेलाइट किसकी होगी? वो अर्थ की तो होगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हम बोलते हैं कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं, एलियंस डू एग्जिस्ट। अब वो दिखाई नहीं देते या जो भी है उसके लिए अलग अलग क्या है थ्योरीज हैं, लेकिन हमको ये पता है कि हाँ एलियंस जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। तो सपोज अगर जुपिटर प्लैनेट पे क्या है कोई एलियन फैमिली है, तो क्या हम उनके लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाएंगे और जो है ना जो जुपिटर प्लैनेट है उसके ऑर्बिट में जाकर के लॉन्च करवा देंगे उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को एलियन फैमिली के लिए? ऑब्वियस सी बात है नहीं। हमने बनाई है तो हम उसको अपने फायदे के लिए यूज करेंगे। इसीलिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डेफिनेटली ऑर्बिट में रखा जाता है, और वो ऑर्बिट किसके अराउंड होता है? तो वो अर्थ के अराउंड ही होता है। आई बात समझ में? तो मैं आपको इतने अच्छे से समझा रही हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ये अब बिल्कुल भी नहीं भूलोगे कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होती है। एक मैन मेड स्पेसक्राफ्ट जिसको कि ऑर्बिट में रखा जाता है अराउंड द अर्थ, उसी को हम बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो डेफिनेशन समझ में आ गई ना? चलो, डेफिनेशन ही मेन पार्ट होता है, बाकी तो आप सब कर ही ले जाओगे आगे, मुझे पता है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, देखो मुंह देख लो, ऐसी दिखती है क्या? आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ठीक है ना, ऐसी दिखती है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड सैटेलाइट्स। कौन सी बड़ी बात है इसमें? हमको पता है कि भाई जो सैटेलाइट्स हैं इनको इंसानों ने बनाया है, तो इसीलिए अरे जैसे हम सिंथेटिक फाइबर्स को बोलते हैं क्या? मैन मेड फाइबर्स। क्यों? क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। सिमिलरली जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनको इंसानों ने बनाया, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मैन मेड सैटेलाइट्स। आई बात समझ में? चलो, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज प्लेस्ड इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्च व्हीकल कॉल्ड रॉकेट। अब एक बात बताओ मुझे क्या करना है? मतलब मुझे नहीं, आप बोल सकते हो कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने मिल करके जो है ना क्या बनाया है, एक सैटेलाइट बनाई है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाई है, उस सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है वहां पे जाकर के रखना है। अब मुद्दा यह है कि अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में उस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लेकर के कौन जाएगा? अरे भाई बना लिया है, पता है कि अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रखना है, तो कैसे रखा जाएगा सैटेलाइट को ऑर्बिट में? तो इसके लिए आप बोल सकते हो कि एक लॉन्च व्हीकल यूज किया जाता है,
और इस लॉन्च व्हीकल को ही हम क्या बोलते हैं, रॉकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉकेट बोलते हैं। कभी कभी आप बोल सकते हो कि जो स्पेस शटल है उसका भी यूज किया जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में जो चीजें लिखी गई हैं हम उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो मुद्दा यह है कि इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हमें अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें रखना है। कैसे रखेंगे, तो हम एक लॉन्च व्हीकल यूज करते हैं और इस लॉन्च व्हीकल को ही हम क्या बोलते हैं, बेसिकली रॉकेट बोलते हैं। हम रॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो ये अपना रॉकेट है, ये इतना बड़ा पूरा क्या है, रॉकेट है, ठीक है। और इसी के अंदर क्या होती है, सपोज ये है अपनी क्या, नहीं ये नहीं, ये ले लेते हैं हम, ठीक है ना। ये क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ये रॉकेट है और इस रॉकेट में हमने अंदर क्या रख दी है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब मुद्दा ये है कि इस सैटेलाइट को हम ऊपर कैसे लेकर के जाएंगे, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में। तो ये जो रॉकेट है ना, ये चलेगा। रॉकेट जो है बेसिकली क्या होता है, लॉन्च होता है और यही रॉकेट ऊपर जाकर के क्या करेगा, जो इसके अंदर सैटेलाइट है आर्टिफिशियल वाली, उसको अपने आप में से बाहर निकाल देगा। भाई इनिशियली जब ये धरती पर होता है तो हम रॉकेट के अंदर ही क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को रख देते हैं। और जब ये रॉकेट ऊपर जाता है और आप बोल सकते हो कि एक सर्टेन एल्टीट्यूड पे पहुंच जाता है और एक सर्टेन वेलोसिटी ये अचीव कर लेता है, जो ज़रूरी होती है वेलोसिटी, तो उस सर्टेन एल्टीट्यूड पे जाकर के वेलोसिटी अचीव करके ये जो रॉकेट है ये क्या करता है, अपने अंदर में से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको बाहर निकाल देता है। और ये जो सैटेलाइट है ये आप बोल सकते हो कि ऑर्बिट में आ जाती है अर्थ के अराउंड, और फिर उसी ऑर्बिट में रह करके जो है ना अर्थ के अराउंड क्या करती है, गोल 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 रिवॉल्व करती रहेगी। आई बात समझ में। और आप बोल सकते हो कि जो सैटेलाइट्स होती हैं आर्टिफिशियल वाली, ये कई सालों तक, ऐसा नहीं है कि एक महीने के लिए हमने लॉन्च, मतलब एक महीने के लिए हमने छोड़ा है ऑर्बिट में, 2 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कई सालों तक एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकती है। मैं आपको एक मजेदार बात बताती हूँ। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो रॉकेट है, रॉकेट की किसी को स्पीड पता है क्या? रॉकेट की स्पीड आप बोल सकते हो कि 17,000 to 18,000 माइल्स पर आवर होती है। मतलब कि एक घंटे में जो हमारा रॉकेट है, ये पता है कितना वर्टिकल, अरे रॉकेट ऐसे नहीं जाता, ये दिवाली वाला रॉकेट नहीं है आपका जिसको कि आप ऊपर छोड़ना चाहते हो, लेकिन वो जो रॉकेट है वो ऐसे जाकर के किसी पड़ोसी के घर में जाके घुस जाता है। ये वो वाला रॉकेट नहीं है ना, ये तो अच्छा वाला रॉकेट है। तो ये जो रॉकेट है ये एक घंटे में कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर करता होगा, तो आप बोल सकते हो कि 17 से लेकर के 18,000 माइल्स तक, यानी कि एक घंटे में 17 से 18, 17 मतलब कि 17,000, ठीक है ना, 17,000 से 18,000 माइल्स तक ये रॉकेट डिस्टेंस कवर कर लेता है एक घंटे में। तो आप इसकी स्पीड देख सकते हो, 17,000 to 18,000 माइल्स पर आवर। इतना ऑब्वियस सी बात है ना। अब देखो ये जो स्पीड हमने आपको बताई है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो जो इसका फ्यूल होगा, देखो हर गाड़ी जो है ना वो किससे चलती है, फ्यूल से ही चलती है। अगर आप स्कूटी ले लो, है ना, अगर आप क्या ले लो, स्कूटर ले लो, बाइक ले लो, कार ले लो, ट्रक ले लो, कुछ भी ले लो, हर एक जो व्हीकल है वो किससे चलता है, फ्यूल से ही चलता है। ये जो रॉकेट है, इस रॉकेट को भी हम क्या बोल रहे हैं, इस रॉकेट को हम क्या बोल रहे हैं, लॉन्च व्हीकल ही तो बोल रहे हैं ना। तो सीधी सी बात है, ये जो रॉकेट है ये भी किससे चलेगा, फ्यूल से ही चलेगा। ऑब्वियस सी बात है। फ्यूल का क्या होता है, बेसिकली कंबशन होता है। कंबशन से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, पहले पढ़ा हुआ है हमने। तो इसी एनर्जी का यूज करके जो रॉकेट है वो ऐसे ऊपर क्या करता है, लॉन्च होता है, और बेसिकली 17,000 से लेकर के 18,000 माइल्स पर आवर की स्पीड पे क्या होता है, चलता है। यानी कि एक घंटे में इतना सारा डिस्टेंस एक रॉकेट जो है कवर करता है। तो अगर स्पीड ज्यादा है, इसका मतलब क्या कि डेफिनेटली जो फ्यूल है वो भी ज्यादा लगने वाला है। तो एक बात बताओ, जैसे कि हम कभी जाते हैं अपनी, सपोज स्कूटी से जा रहे हैं या हम अपने पापा मम्मी के साथ जा रहे हैं, कार पे जा रहे हैं ना, तो पापा ने देखा कि अरे इसमें तो पेट्रोल कम है, फ्यूल कम है, तो क्या करेंगे, सामने जो पेट्रोल पंप, सबसे जो पास वाला पेट्रोल पंप होगा वहां पे जाएंगे, पेट्रोल भराएंगे, और इसके बाद में जो है ना जहां भी जा रहे होंगे वहां पे अपना जाना कंटिन्यू करेंगे। लेकिन जरा रॉकेट के बारे में सोचो, रॉकेट को तो कहाँ जाना है, ऊपर जाना है,
और ऊपर भी जाके क्या करना है, जो हमने मतलब इंसानों ने जो वो बनाई है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसको लॉन्च करवाना है, उसको ऑर्बिट में पटक करके आना है। तो इसका मतलब क्या कि रॉकेट जो ऊपर भेजा गया है वो जब तक कि अपना काम कंप्लीट कर नहीं लेगा वो नीचे नहीं आ सकता। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर जो रॉकेट है वो बीच में से ही लौटा है, आधी जर्नी से ही लौटा है, तो इसमें तो नुकसान होगा ना। रॉकेट का अलग नुकसान होगा, जो सैटेलाइट अंदर रखी हुई है वो अलग टूट फूट जाएगी, तो ये तो नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि रॉकेट अगर लॉन्च किया गया है, इसका मतलब क्या कि रॉकेट ऊपर जाकर के अपना काम करके ही आएगा, वो अपनी जो जर्नी है वो बीच में छोड़ करके नहीं आ सकता। अब जरा ये सोचो कि आधे डिस्टेंस पर जो रॉकेट है वो पहुंच चुका है, अर्थ से आधे डिस्टेंस पर वो पहुंच चुका है, लेकिन आधे डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद में ये रियलाइज हुआ कि भाई जितना फ्यूल और चाहिए उतना है नहीं, तो फिर क्या होगा। ऐसे में तो जो रॉकेट है जब उसका फ्यूल खत्म होगा वो दोबारा क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। गिरेगा कि नहीं गिरेगा नीचे, फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो मिशन है, साइंटिस्ट का जो मिशन है वो तो अधूरा रह गया। भाई हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हमारी गाड़ी का अगर पेट्रोल खत्म हो चुका है तो हम क्या करें, पास वाले पेट्रोल पंप पे जाकर के भरवा लें। लेकिन अगर एक बार रॉकेट लॉन्च हो गया और कहीं आधे रास्ते में उसका फ्यूल खत्म हो गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। आधे रास्ते में कौन जाकर के जो है ना रॉकेट को फ्यूल देगा, और अगर फ्यूल खत्म हो गया तो फिर क्या होगा, क्रैश हो जाएगा सब कुछ, सब मेहनत बर्बाद। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इस रॉकेट में ना बहुत सारे बूस्टर लगे होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक रॉकेट है, ये एक रॉकेट है, ठीक है। इसमें आपको ये बूस्टर लगा दिख रहा होगा, ये जो साइड में लगे ना, ये दोनों क्या है, बूस्टर हैं। क्या है ये, बूस्टर हैं, ठीक है। तो जब रॉकेट लॉन्च होता है, इन बूस्टर के अंदर जो फ्यूल होता है सबसे पहले वो जलता है। आई बात समझ में? जब रॉकेट एकदम लॉन्च हो रहा होता है अर्थ के सरफेस से, उस समय इन दोनों ही बूस्टर्स के अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है ना, वो फ्यूल का क्या होता है, कंबशन होता है। और जब तक इन बूस्टर्स का आप बोल सकते हो कि फ्यूल खत्म नहीं हो जाता, तब तक इन बूस्टर्स का आप बोल सकते हो कि काम होता है। ऑब्वियस सी बात है ना, बूस्टर को हम नाम से ही समझ में ना, बूस्टर ये क्या करेगा, रॉकेट की स्पीड को बूस्ट करेगा। कैसे बूस्ट करेगा, तो इसमें फ्यूल भरा होता है और इसी फ्यूल का कंबशन होता है, एनर्जी निकलती है, और इसी एनर्जी से जो रॉकेट है वो क्या करता है, ऐसे शुई से ऊपर जाता है। अब एक समय ऐसा आता है कि जो बूस्टर है इनका जो फ्यूल है वो भी खत्म हो जाता है, और जहां इन बूस्टर्स का फ्यूल खत्म हुआ, आपको पता है क्या होता है, ये बूस्टर आप बोल सकते हो कि हटा दिए जाते हैं। एक सर्टेन हाइट पर रॉकेट पहुंच गया, इन बूस्टर्स के अंदर जो फ्यूल भरा हुआ है उस फ्यूल के कंबशन से जो एनर्जी निकली है, उस एनर्जी के सहारे जो रॉकेट है वो बहुत हाइट पर चला जा चुका है। अब उस हाइट पर जाकर के जैसे ही इन बूस्टर्स का फ्यूल खत्म होता है, तो अब इनका कोई काम तो है नहीं। भाई इनको रॉकेट में क्यों चिपकाया गया था, क्योंकि इनके अंदर फ्यूल था। तो एक आप बोल सकते हो कि स्पीड को बूस्ट करने के लिए, एक एनर्जी देने के लिए इन बूस्टर्स को लगाया गया था, क्योंकि इनके अंदर फ्यूल था। अब जब इनके अंदर फ्यूल ही खत्म हो जाएगा तो फिर इनका काम क्या है, एग्जैक्टली जब काम नहीं होता है, जब इनका फ्यूल खत्म हो जाता है तो इन बूस्टर्स को गिरा दिया जाता है। यानी कि जो दोनों बूस्टर्स है ना वो डिटैच हो जाते हैं रॉकेट से, और डिटैच होने के बाद में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो नीचे आकर के गिर जाते हैं बूस्टर्स। आई बात समझ में? अब आप ये सोचो कि जो बूस्टर्स हैं इनका भी तो कोई वजन होता होगा, अरे भारी होते हैं भाई, बहुत भारी होते हैं। तो जैसे ही आप बोल सकते हो कि एक सर्टेन हाइट पर ये रॉकेट गया, बूस्टर्स का फ्यूल खत्म हुआ, इनको गिरा दिया। तो जब बूस्टर्स को गिरा दिया जाता है, जब बूस्टर्स को डिटैच कर दिया जाता है, उसके बाद में जो ये जो रॉकेट है ना, इसका वजन थोड़ा कम हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। और जहां वजन कम हुआ, अब ये रॉकेट और स्पीड के साथ क्या होगा, आगे जाएगा, क्योंकि वजन कम हो गया ना। पहले तो 2 बूस्टर्स का वजन चिपका हुआ था रॉकेट के ऊपर, अब इन बूस्टर्स को हटा दिया क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो गया। तो जैसे ही ये बूस्टर्स हटे, रॉकेट का जो वजन है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और जैसे ही वजन कम हुआ तो अब जो रॉकेट है वो और स्पीड के साथ क्या होता है, आगे जाता है। अब आप बोलोगे कि मैम बूस्टर ही हटा दिए, इसका मतलब फ्यूल खत्म हो गया, तो अब रॉकेट कैसे ऊपर जा रहा है? अरे और भी बैकअप प्लान्स होते हैं भाई। बैकअप मतलब आप बोल सकते हो कि 2 बूस्टर खत्म हुए ना,
उसके अलावा बीच में आप बोल सकते हो कि एक फ्यूल टैंक भी लगा होता है, रॉकेट में फ्यूल टैंक भी लगा होता है। तो शुरुआत में बूस्टर्स ने मदद करी रॉकेट को लॉन्च होने के लिए, और फिर इसके बाद में जैसे ही उनका फ्यूल खत्म हुआ उनको हटा दिया गया। अब रॉकेट के अंदर जो उसका फ्यूल टैंक होगा उसमें से जो भी फ्यूल होगा ना उसका कंबशन होगा, उससे एनर्जी निकलेगी, और इस एनर्जी से अब जो रॉकेट है वो और स्पीड के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि बूस्टर्स का जो वजन है वो मतलब आप बोल सकते हो कि माइनस हो गया है रॉकेट के वजन से। तो अब रॉकेट का वजन क्योंकि हल्का हो गया है तब वो और एनर्जी के साथ क्या करेगा, मूव करेगा। और जब वो एक सर्टेन हाइट पर, एक सर्टेन एल्टीट्यूड पर पहुंच जाएगा, एक सर्टेन वेलोसिटी अटेन कर लेगा, उसके बाद में जो रॉकेट है वो क्या करता है, अपने अंदर जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसको ऐसे बाहर निकाल देता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रॉकेट कैरीज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ टू a height of few hundred kilometers और few thousand kilometers। जो रॉकेट है वो क्या करता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ से कैरी करता है टू अ हाइट ऑफ few hundred kilometers या फिर 1000 kilometers above it and gives it a sideways push। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जितनी हाइट अटेन करनी थी, कितनी हाइट, तो 100 किलोमीटर्स या 1000 किलोमीटर्स, इतनी हाइट अटेन कर ली। इसके बाद में रॉकेट क्या करेगा, अरे हाइट कहां से अटेन करी है, अर्थ से करी है, ऑब्वियस सी बात है। तो अर्थ से आप बोल सकते हो कि 100 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर जो हाइट है वो आप बोल सकते हो कि अटेन कर ली। उसके बाद में जो रॉकेट है वो क्या करेगा, एक साइडवेज पुश देगा, मतलब साइड की तरफ क्या करेगा, साइड की तरफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ऐसे पुश करेगा, धक्का देगा। धक्का देने से क्या होगा, जो सैटेलाइट है, दिस मेक्स द सैटेलाइट्स मूव इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। और धक्का देने से क्या होगा, जो सैटेलाइट है वो ऑर्बिट में आ जाएगी, और जहां ऑर्बिट में आई फिर वो क्या करेगी, अर्थ के अराउंड में ऐसे गोल 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 रिवॉल्व करती रहेगी। आई बात समझ में? द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ इज मेंटेन्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। अब वही वाला सवाल है जिसका जवाब हमने पहले भी देखा था कि भाई हमने देखा है कि इतने सारे प्लैनेट्स होते हैं, वो सभी के सभी प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। जो मून है, हम बहुत दूर नहीं जाएंगे, हम किसी दूसरे प्लैनेट की बात करें ही क्यों, हमें पता है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं, क्या प्लैनेट्स को कोई शौक चढ़ा है सन के अराउंड रिवॉल्व करने का? नहीं। क्यों? क्योंकि जो सन है वो क्या करता है, प्लैनेट्स के ऊपर, सन प्लैनेट्स के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो सभी के सभी प्लैनेट्स हैं वो बेचारे सन के अराउंड जिंदगी भर रिवॉल्व करते रहते हैं। प्लैनेट्स को कोई शौक नहीं होता है सन के अराउंड रिवॉल्व करने का, लेकिन मजबूरी है उनकी। क्या मजबूरी है, तो सन ने क्या करा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया है उन प्लैनेट्स के ऊपर। पहली बात तो ये। फिर इसके बाद में हमने देखा कि जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं, जैसे कि हम बात करें अपने मून की, चंद्रमा की, चंदा मामा की, तो जो चंदा मामा है, ये जो मून है, ये भी क्या करते हैं, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्यों? इनको शौक चढ़ा है क्या? नहीं। अर्थ क्या करती है, इनके ऊपर अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है, फोर्स लगाती है, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो मून है वो क्या करता है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। सिमिलरली जो एक भाई मून भी तो क्या है, एक सैटेलाइट ही तो है। कौन सा? नेचुरल सैटेलाइट। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो इसका जो मोशन होता है अराउंड द अर्थ, ये भी तो क्या कर रही है सैटेलाइट, अर्थ के अराउंड घूम ही रही है, रिवॉल्व कर रही है ऑर्बिट में रह करके। इसको शॉक चढ़ा है क्या? नहीं। अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस पुल, उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या करती है, अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व करती रहती है। सो द मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट अराउंड द अर्थ मेंटेन्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। खत्म बात। वही वाली चीज है ना कि देखो, कोई भी चीज किसी चीज के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, इसका मतलब क्या कि वो जो एक चीज है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, इसीलिए वो चीज क्या कर रही है, पहली वाली चीज के अराउंड ऐसे गोल 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 घूम रही है। सन लगाती है प्लैनेट्स के ऊपर, अर्थ लगाती है मून के ऊपर। अर्थ जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर भी क्या करती है, लगाती है अपना ग्रेविटेशनल फोर्स। खत्म बात। इन दिस वे द आर्टिफिशियल सैटेलाइट कीप्स ऑन रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। और कुछ इस तरीके से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो क्या करती है, अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती रहती है कंटिन्यूअसली विदाउट स्टॉपिंग। ऐसा नहीं है कि आज जो है ना सैटेलाइट अपनी रुक गई,
क्यों रुक गई, पता नहीं क्यों रुक गई, ऐसा नहीं होता, कभी नहीं रुकती सैटेलाइट, वो क्या करती है, हमेशा रिवॉल्व करती ही जाती है। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स रिवॉल्व अराउंड द अर्थ जस्ट लाइक इट्स नेचुरल सैटेलाइट मून। जैसे कि मून रिवॉल्व करता है, अरे मून के बारे में मैंने आपको कितना कुछ बता दिया है ना, तो मून जैसे रिवॉल्व करता है ना अर्थ के अराउंड, उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो भी क्या करती हैं, रिवॉल्व करती हैं अराउंड दी अर्थ। The main differences between the artificial satellites of the earth and its natural satellite moon are as follows। अब बहुत हो गया, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बीच में, क्या डिफरेंस है अब हम वो देख। द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मच नियरर टू द अर्थ देन इट्स नेचुरल सैटेलाइट मून। इसका क्या मतलब हुआ, चलो इसको ना मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ ताकि हमेशा के लिए ये पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाए। तो ये क्या है भाई, ये है अपनी अर्थ, ये क्या है, अपनी अर्थ है। तो फिर ये क्या है, ये है मून। मून क्या है, अरे मून भी तो एक सैटेलाइट ही है। कौन सी सैटेलाइट, तो नेचुरल सैटेलाइट। तो फिर ये क्या है, ये है एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आपके सामने यहाँ पे तीन चीजें हैं, अर्थ, मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो इस डायग्राम को देख करके क्या आपको इनकी पोजीशंस के बारे में कुछ आइडिया लग रहा है? अरे बिल्कुल लगना चाहिए। अगर मैं बात करूं किसकी, इसकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की, तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। किसके कंपैरिजन में, अगर हम बात करें मून की, अरे मून भी तो क्या है, एक सैटेलाइट ही तो है। ये क्या करता है, मून क्या करता है, अपने ही ऑर्बिट में रह करके, अपने ही ऑर्बिट में रह करके, ऑर्बिट में रह करके अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है कि नहीं करता? अरे बिल्कुल करता है, समझाया तो है मैंने। तो ये जो मून है ये भी क्या है, एक सैटेलाइट है, लेकिन इसको इंसानों ने नहीं बनाया है, इसको नेचर ने बना करके भेजा है। इसका मतलब क्या, ये है एक नेचुरल सैटेलाइट। तो अगर मून का हम डिस्टेंस देखें किससे, अर्थ से, तो वो ज्यादा होता है। हमारे देखो, हमारे पास ना दो तरह की सैटेलाइट्स हैं, एक है नेचुरल वाली और दूसरी है आर्टिफिशियल वाली। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, कम ही होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे एक नेचुरल सैटेलाइट की, एक मून की, तो इसका जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। इसका मतलब क्या कि मून के कंपैरिजन में, अरे मून के कंपैरिजन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अर्थ के नजदीक होती है। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर मच नियरर टू द अर्थ देन इट्स नेचुरल सैटेलाइट मून, कि मून के कंपैरिजन में जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के ज्यादा नजदीक होती हैं। खत्म, ये जो डायग्राम है ये आप कभी भी भूलेंगे नहीं, ठीक है। चलो ये वाला पॉइंट तो हो गया। अब और क्या डिफरेंस है, द हाइट और डिस्टेंस of the artificial satellites from the earth and hence their speed around the earth can be adjusted according to our needs। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ऐसा है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। क्या मून को कोई शौक चढ़ा है अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने का? तो ऑब्वियस सी बात है नहीं। अर्थ क्या करती है, मून के ऊपर अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, अपना ग्रेविटेशनल पुल लगाती है। उस फोर्स, उस आप बोल सकते हो कि पुल के कारण, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल या अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण जो मून है वो अर्थ के अराउंड क्या करता है, ऐसे 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 रिवॉल्व करता है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात हमने समझी भी है। लेकिन अगर कभी किसी इंसान के दिमाग में ये आ जाए, अगर किसी सपोज साइंटिस्ट का क्या है ग्रुप है, तो उस ग्रुप के दिमाग में ये बात आ जाए कि एक काम करते हैं ना, मून का जो डिस्टेंस है वो धरती से बहुत ज़्यादा है। भाई आज तो जो इंसान हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो क्या करते हैं, चांद पर जाकर के बैठ जाते हैं। तो एक एस्ट्रोनॉट को क्या हुआ है, रियलाइज हुआ है कि अगर मून का डिस्टेंस अर्थ से थोड़ा सा कम हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि एक आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट होती है, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ से वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मून का ज़्यादा होता है। तो एक एस्ट्रोनॉट, एक आप बोल सकते हो कि हाँ, एक एस्ट्रोनॉट ने सोचा कि हमको तो जो है ना अक्सर चांद पे जाना रहता है, तो अगर हम
मून का डिस्टेंस अर्थ से क्या कर दें, थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि अभी मून यहाँ है ना, तो हम मून को कहाँ ले आए, यहाँ ले आए। मून का जो डिस्टेंस है वो अर्थ से थोड़ा सा कम कर दें तो हमारे लिए पहुंचना आसान हो जाएगा। क्यों? अरे यार, अगर हम डिस्टेंस कम कर देंगे मून का अर्थ से तो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जल्दी मून पर पहुंच जाएंगे और जल्दी से वापस भी आ जाएंगे। रॉकेट में जो फ्यूल लगता है वो फ्यूल की भी क्या होगी, बचत होगी। तो ये दिमाग में आना ऑब्वियस सी बात है, मतलब हो सकता है, दिमाग में चीज आ सकती है कि अगर हम कुछ ऐसा करें कि मून का डिस्टेंस हम क्या कर दें, अर्थ से कम कर दें, या मून जिस हाइट पर है अर्थ से उस हाइट को हम कम कर दें, या एक काम करते हैं ना, बढ़ा देते हैं। हमेशा कम ही क्यों करना, बढ़ाने की भी तो सोचो। जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो हम क्या कर दें, बढ़ा दें। तो आपको क्या लगता है ये कभी भी पॉसिबल होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मून का जो आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस है, मून जिस हाइट पर है अर्थ से, वो हमने डिसाइड नहीं किया है, वो प्रकृति ने अपने आप हमको वैसा बना करके दिया है। आई बात समझ में? तो जो चीज नेचर ने बनाई होती है उससे हम कभी भी खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। जो हमारा आखिरी चैप्टर होगा ना 8th साइंस का, इसके बाद में हम क्या करेंगे, जो लास्ट चैप्टर है 8th साइंस का, हम वही देखेंगे। तो उसमें हम अलग अलग तरह के पोल्यूशन देखेंगे। उन सभी पोल्यूशन का आप बोल सकते हो कि जो एक मेन रीजन है, वो रीजन यही है कि हम क्या करते हैं, नेचर के साथ में खिलवाड़ करते हैं, जिसके कारण पोल्यूशन पैदा हो जाता है। तो सीधी सी बात है, मून जिस हाइट पर है, मून जिस डिस्टेंस पर है अर्थ से, उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते, कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, अरे उस पे तो इंसानों का ही बस होता है ना। क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये कि इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया किसने है, इंसानों ने बनाया है। बना करके अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है, उस ऑर्बिट में डाला किसने है, तो वो भी इंसानों ने ही डाला है। अब ये मत बोला कि मैम आपको बोली थी रॉकेट डालता है। अरे हाँ, डालता होगा रॉकेट, लेकिन रॉकेट को भी किसने लॉन्च करवाया है भाई? इंसानों ने ही तो लॉन्च करवाया है ना। इंसानों के ही तो आप बोल सकते हो कि सुपरविजन में रॉकेट लॉन्च होता है, फिर एक सर्टेन हाइट, एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड पर जाकर के स्पीड जब उसकी आ जाती है प्रॉपर, उसके हिसाब से क्या करता है जो रॉकेट है वो साइडवेज पुश कर देता है किसको, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, जिसके कारण वो अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें आ जाती है। तो इस पे तो पूरा कंट्रोल किसका होगा, इंसानों का ही होगा। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है अर्थ से, या आप बोल सकते हो कि जो जिस हाइट पर है आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ से, उसको हम क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर नीड्स, कि हमारी जरूरत क्या है। हमारी जरूरतों के हिसाब से जो डिस्टेंस है आर्टिफिशियल सैटेलाइट का अर्थ से, उसको हम वेरी कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर हम हाइट या डिस्टेंस को एडजस्ट कर सकते हैं तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो स्पीड है, अरे जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड जाकर के ऐसे खड़ी थोड़ी ना हो जाती है, वो तो ऐसे गोल गोल घूमती है ना, रिवॉल्व करती है। तो जो उसके रिवॉल्यूशन की स्पीड है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज करवा सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस ले लो, हाइट ले लो और स्पीड ले लो। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डिस्टेंस या हाइट फ्रॉम द अर्थ और उसकी स्पीड अराउंड द अर्थ, दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ एवर नॉट पॉसिबल विद द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ कॉल्ड मून। और ऑब्वियस सी बात है, मून को आज हम बोल रहे हैं कि सुनो, आज जो है ना तुम पृथ्वी का जो एक चक्कर तुम काटते हो वो थोड़ा जल्दी काट लेना, हमको जल्दी है। तो क्या मून मानेगा? क्या नहीं मानेगा। हमने आज मून से बोला कि सुनो एक काम करो, आज जो है ना जो तुम पृथ्वी का एक चक्कर लगाते हो वो थोड़ा देर में लगाना, जितना भी तुम टाइम लेते हो उसका डबल टाइम ले लेना, चाहो तो आराम आराम से चक्कर काटना। तो ये होगा क्या? नहीं होगा। द आर्टिफिशियल satellites carry a large variety of equipments and instruments inside them। ऑब्वियस सी बात है। अरे यार, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो बेसिकली है क्या, एक मशीन ही तो है। तो मशीन में आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्या होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। For example, they may carry sound and picture relaying machines, cameras, infrared sensors, telescopes and many other types of instruments required for doing different jobs। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया गया है, उसको अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में डाला गया है, तो ऑब्वियस सी बात है कुछ काम के लिए ही डाला गया होगा। किसी को शौक थोड़ी ना है कि बैठे बैठे वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाएंगे और फिर इसके बाद में अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में जाके डाल देंगे। और डाल तो दिया, अब ऑर्बिट में जा करके सैटेलाइट क्या कर रही है,
कुछ नहीं कर रही है, बस ऐसी पड़ी हुई है, मतलब पड़ी भी नहीं हुई, वो क्या कर रही है, बेसिकली रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड। तो ऐसा कोई क्यों करेगा? अगर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को बनाया गया है, उसको ऑर्बिट में डाला गया है अर्थ के अराउंड, तो कोई ना कोई पर्पस होगा। क्या पर्पस होता है? अलग अलग काम होते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे अभी, है ना। तो अलग अलग एक्टिविटीज को, अलग अलग जॉब्स को परफॉर्म करने के लिए बहुत सारी मशीन्स होती हैं, बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर, जैसे कि इंफ्रारेड सेंसर्स लगे होते हैं, टेलीस्कोप लगे होते हैं। कभी आपने सोचा है कि अर्थ की जो ब्यूटीफुल पिक्चर्स हमको जो है ना मिलती हैं, हम जैसे कि हमने पढ़ा है कि अर्थ स्पेस से जो है ना एक ब्लू और ग्रीन कलर की बॉल की तरह नजर आती है। तो ऐसा क्यों? कौन स्पेस से जो है ना हमको फोटो भेज रहा है अर्थ की, कि स्पेस से अर्थ कैसी दिखती है? अरे ये जो सैटेलाइट्स लगी होती है ना, इनका और क्या काम होता है? यही तो काम होता है, देखो ना कैमरास होते हैं इनके अंदर, तो कैमरे से क्या करते हैं, ये खिचक खिचक करके फोटोज भेजते रहते हैं कि देखो अर्थ ऐसी दिख रही है, आज ऐसी दिख रही है। कभी कभी आपने न्यूज सुनी होगी कि सैटेलाइट ने ये वाली फोटो भेजी है अर्थ की, तो ऊपर से अर्थ ऐसी दिख रही है, कुछ इस तरीके से। द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट, okay, the electricity required for running the equipment in artificial satellite is provided by solar cells। अच्छा, अब इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं, इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हर आप बोल सकते हो कि इक्विपमेंट को चलने के लिए क्या चाहिए होती है? बिजली चाहिए होती है। ये बिजली की रिक्वायरमेंट जो है कैसे फुलफिल की जाएगी? क्या हम अर्थ से एक तार डालेंगे? नहीं। इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट में क्या लगे होते हैं? सोलार सेल्स लगे होते हैं। ये सोलार सेल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और इसी इलेक्ट्रिसिटी से जो भी सैटेलाइट के अंदर मशीन्स हैं वो चलती हैं। द सोलार सेल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो सोलार सेल्स हैं वो क्या करते हैं? अरे भाई सैटेलाइट जो है ना ऊपर जाएगी, सैटेलाइट ऊपर जाएगी, अर्थ के अराउंड जो ऑर्बिट है उसमें रिवॉल्व करेगी, तो उसको सन की सनलाइट भी तो मिलेगी ना। सूरज ऐसा थोड़ी ना करते हैं कि मेरी जो सनलाइट है वो केवल प्लैनेट्स के लिए है और किसी के लिए नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सन अपनी सनलाइट तो सबको देते हैं, मून को भी दे रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी दे रहे हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में जो सोलार सेल्स लगे होते हैं, वही सोलार सेल्स क्या करते हैं, जो सनलाइट है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। अरे आजकल आपने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास कोई चौराहा वगैरह हो, तो वहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स लगे होते हैं, जो ट्रैफिक लाइट्स लगी होती हैं, उन लाइट्स के ऊपर, उन ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर आपको एक ऐसा आजकल रेक्टेंगुलर पैनल दिखाई देता होगा। वो जो पैनल है ना, कभी कभी हम बोलते हैं ना कि आज बारिश नहीं हो, मतलब आज बारिश हो रही है, आज जो है ना बहुत छाँव है, मतलब धूप नहीं निकल रही है, तो हमारे घर के पास का जो सिग्नल है, ट्रैफिक सिग्नल, वो काम ही नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आजकल जो ट्रैफिक लाइट्स है ना वो सोलार पैनल पे ही काम करती हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स के ऊपर ऐसा बोल सकते हो कि एक रेक्टेंगुलर पैनल लगा होता है, और इस पैनल में क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे आप बोल सकते हो कि सेल प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स क्या होते हैं? ये सेल्स होते हैं सोलार सेल्स। तो ये क्या करते हैं कि जो भी सनलाइट आती है ना उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में। और उसी बिजली से जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, रेड, ग्रीन, येलो तो जलती नहीं है अपने देश में, है ना, तो वो क्या करती हैं? लाइट्स बेसिकली जलती हैं। तो जब कभी छांव हो जाती है, बारिश वगैरह होती है, धूप नहीं निकलती, तो उस समय क्योंकि धूप नहीं आ रही होती है, सनलाइट नहीं पड़ रही होती है, तो जो सोलार सेल्स हैं वो काम नहीं करते हैं ठीक से। अगर वो ठीक से काम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या? बिजली नहीं बनेगी। अगर बिजली नहीं बनेगी तो क्या? वो जो ट्रैफिक लाइट्स हैं वो जलती नहीं है। आई बात समझ में? तो कुछ इसी तरीके से आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में जो उनमें बेसिकली बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मशीन्स होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनको चलने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में सोलार सेल्स लगे होते हैं। यही सेल्स क्या करते हैं? सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं किसमें? बिजली में। बिफोर वी गिव द वेरियस एप्लीकेशंस और यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको मैं हटा देती हूँ, वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द टर्म रिमोट सेंसिंग। अब इससे पहले कि हम ये सोचें, मतलब ये सोचे नहीं, ये हम पढ़ें कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के डिफरेंट एप्लीकेशंस क्या हैं या यूजेस क्या हैं, उसके पहले हमें समझना होगा क्या? रिमोट सेंसिंग को। ठीक है, द टेक्निक ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन about an object from a distance without making a physical contact with the object is called remote sensing। remote sensing का मतलब क्या है? इसको मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। हमारा घर है, ठीक है, उसकी क्या है? एक बाउंड्री वॉल है। बाउंड्री वॉल के उधर पे एक और घर है,
और उस घर में कौन रहती हैं? एक आंटी जी रहती हैं, और उनके घर के भी बगल में क्या है? एक और घर है, और उस तीसरे वाले घर में भी कौन रहती हैं? एक आंटी जी रहती हैं। अब हमारे घर में कुछ हो रहा है, ठीक है ना, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है। तो जो पड़ोस वाली आंटी हैं वो बिना हमारे घर पर आए, बिना हमसे किसी फिजिकल कांटेक्ट को करें, उनको सब पता चल जाता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। उनके जो पड़ोस वाली आंटी हैं उनको भी हमारे घर के बारे में सब पता रहता है कि हमारे घर में क्या पका, हमारे घर में कौन कब हंसा, कब किसके बीच में लड़ाई हुई, मम्मी ने बच्चे को कब डांटा, सब कुछ पता होता है। आई बात समझ में? तो उसे हम क्या बोलेंगे? रिमोट सेंसिंग बोलेंगे। यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का जो फंक्शंस है, उनकी जो यूजेस हैं, उनको समझने के लिए हमको समझना होगा रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग आप बोल सकते हो कि एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। रिमोट सेंसिंग क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, लेकिन कैसे? फ्रॉम अ डिस्टेंस, एक डिस्टेंस मेंटेन करके, यानी कि कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है ऑब्जेक्ट के साथ, लेकिन फिर भी हमें ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। हमने एक डिस्टेंस पर रह करके क्या करा है? ऑब्जेक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी है। तो उस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग। वो जो आंटी जी करती ना हमारे पड़ोस वाली, कि बिना हमारे घर पर आए, बिना हमसे कोई फिजिकल कांटेक्ट किए, उनको सब पता होता है कि हमारे घर में क्या चल रहा है, क्या पका, किसके बीच में लड़ाई हुई, क्या हुआ, सब कुछ पता होता है। सिमिलरली जब एक ऑब्जेक्ट के बारे में हम क्या करते हैं? पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, बिना उस ऑब्जेक्ट के फिजिकल कांटेक्ट में आए, एक डिस्टेंस पर ही रह करके हमने क्या करा है? पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? रिमोट सेंसिंग बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स can scan the Earth's surface very closely with their cameras and infrared sensors even while orbiting high above the Earth। यानी कि जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं ये क्या करती हैं? अर्थ के सरफेस को बहुत ही क्लोजली स्कैन कर सकती हैं। किसकी मदद से? तो भाई बताया तो मैंने आपको, सैटेलाइट्स में कैमरास होते हैं, है ना, इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं। तो इनकी मदद से जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं वो अर्थ की सरफेस को बहुत ही क्लोजली क्या कर सकती हैं? स्कैन कर सकती हैं। अगर भले ही वो अर्थ के काफी हाइट पे क्यों ना जो है ना रिवॉल्व कर रही हूँ अर्थ से, लेकिन फिर भी टेक्निक इतनी बढ़िया है कि वो अर्थ की सरफेस का एक बढ़िया सा जो है ना क्लोज स्कैन कर लेती हैं। They can see the details on the earth even up to a fraction of meter। और ये अर्थ का आप बोल सकते हो कि मतलब ऑब्वियस सी बात है ना, अर्थ के सरफेस की डिटेल्स पता कर रही हैं, तो बहुत बढ़िया तरीके से डिटेल्स पता करती हैं। वी विल नाउ डिस्क्राइब। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के जो एप्लीकेशन है, जो यूजेस हैं, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। पहला यूज क्या है? एप्लीकेशन क्या है? Artificial satellites are used for communications such as long distance transmission of television programs, radio programs, telephone calls and internet। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम कैसे यूज करते हैं? फॉर कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, सच एज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन हो रहा है किसका? टेलीविजन प्रोग्राम्स का, रेडियो प्रोग्राम्स का, टेलीफोन कॉल्स का और इंटरनेट वगैरह का। The artificial satellites used for communications purpose are also called communications satellite। और वो वाली बार क्या बोलें? AS बोलें क्या आप शॉर्ट में? ठीक है ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अब हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट में AS बोलेंगे। तो वो वाली AS जो कि हम कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो एक पहला एप्लीकेशन आप याद रखेंगे कि जो AS हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं, वो बेसिकली कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज की जाती हैं फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ टेलीविजन प्रोग्राम्स, रेडियो प्रोग्राम्स, टेलीफोन कॉल्स एंड इंटरनेट। फिर इसके बाद में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग। कभी आपको ये रियलाइज हुआ है कि मैम ये जो मौसम विभाग वाले होते हैं, वेदर डिपार्टमेंट वाले, इनको पता कैसे चल जाता है कि आज बारिश होने वाली है? मतलब आज क्या, एक हफ्ते बाद भी, जैसे कि अगर मैं भोपाल की न्यूज़ बताऊं तो करीब 30 जनवरी को ये न्यूज़ आई थी कि 6-7 फरवरी को फिर से जो है एक ठंड का दौर आएगा और बहुत तेज ठंड पड़ेगी। तो एक बात बताओ मुझे, ये भविष्यवाणी कहाँ से कर ली जाती है? 30 जनवरी को न्यूज आई थी कि 6-7 फरवरी को जो है ना ठंड पड़ने वाली है फिर से बहुत कड़ाके की। ये कैसे पता चल जाता है?
क्या मौसम विभाग वालों के पास कोई दैवीय शक्ति होती है कि भगवान उनको स्वयं आकर के बताते हैं कि देखो आज इस जगह पर ये मौसम की चीजें होंगी, कि बारिश हो सकती है, तेज धूप पड़ सकती है, आंधी आ सकती है, फ्लड्स आ सकते हैं, ये पता कैसे चलता है? तो अगेन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि अगर इंसान कुछ भी बना रहा है ना, तो वो जाहिर सी बात है अपने काम के लिए ही बनाएगा, है ना। ऐसा नहीं होता कि बस बनाना था तो बना दी, बैठे बैठे क्या करें, तो बैठ के हमने क्या करा, बोर हो रहे थे तो हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट बना डाली। नहीं, अगर वो बनाई है तो डेफिनेटली वो किसी रीजन से बनाई होगी। तो पहला मैंने आपको एप्लीकेशन क्या बताया है कि लॉन्ग डिस्टेंस आप बोल सकते हो कि ट्रांसमिशन के लिए किसका, तो टेलीविजन प्रोग्राम्स का, रेडियो प्रोग्राम्स का, टेलीफोन कॉल्स का, इंटरनेट का। तो इनके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम क्या करते हैं, एएस का यूज करते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि वेदर फोरकास्टिंग के लिए भी हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का यूज करते हैं, एएस का यूज करते हैं, जैसे कि रेनफॉल, स्नोफॉल एक्सेट्रा, एंड फॉर गिविंग एडवांस वार्निंग ऑफ फ्लड्स एंड साइक्लोन्स एक्सेट्रा। सही बात है, जब याद करो जब हम वो वाला अपना चैप्टर पढ़ रहे थे अर्थक्वेक्स वाला और लाइटनिंग वाला, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर होते हैं, जैसे कि बाढ़ आ जाना, साइक्लोन आ जाना, है ना, और आप बोल सकते हो कि अर्थक्वेक आ जाना। तो अर्थक्वेक की सबसे खराब बात क्या होती है कि इसको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। बाकी जैसे कि साइक्लोन वगैरह हो गया, फ्लड्स वगैरह हो गए, तो इनके लिए पहले से प्रिडिक्शन की जाती है। और आप बोल सकते हो कि मौसम विभाग वाले जो हैं, जैसे कि जो कोस्टल एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज में आप बोल सकते हो कि कई बार तूफान आते हैं और तूफानों के कारण आप बोल सकते हो कि साइक्लोन्स वगैरह आ जाते हैं। और जब साइक्लोन्स आते हैं तो आप बोल सकते हो कि खूब तेज बारिश होती है, जो पानी है समुद्र का वो आप बोल सकते हो कि लैंड पोर्शन पे चला आता है। तो ऐसी चीजें होती हैं, बहुत कॉमन होती हैं वहाँ पे। तो वहाँ के जो मौसम विभाग वाले होते हैं वो काफी अलर्ट, वैसे तो सभी जगह के होते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे ऐसे साइक्लोन्स, फ्लड्स बहुत कॉमन होते हैं, तो वहाँ के जो वेदर डिपार्टमेंट है वो बहुत अलर्ट होता है कि भाई जहाँ से भी कोई भी सिस्टम बना, भले ही 15 दिन बाद आ रहा हो वो सिस्टम, लेकिन 15 दिन पहले से क्या होता है, मौसम विभाग वाले प्रेडिक्शन कर देते हैं और गवर्नमेंट को बता देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर उसके हिसाब से अपना एक्शन परफॉर्म करती है कि हाँ भाई पता है कि इस इंटेंसिटी से आकर के क्या होगा, तूफान टकराएगा, तो जो आसपास का एरिया है उसको वहां से खाली करवा देना, कि चलो ठीक है प्रॉपर्टी को जो लॉस होना है तो होगा, क्योंकि लेकिन कम से कम इंसानों की जो लाइव्स हैं वो तो ना जाएं, ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो कि साइक्लोन्स और फ्लड्स जैसी जो नेचुरल जो डिजास्टर है, इनकी पहले से जो प्रिडिक्शन है वो करी जाती है। कैसे की जाती है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं, तो उनके इंफॉर्मेशन के हिसाब से प्रिडिक्शन किया जाता है और इसके बाद में वार्निंग दी जाती है कि भाई वहां वहां तूफान आ सकता है, तो जगह जो है वो खाली कर दो। वेदर फोरकास्टिंग इज डन बाय यूजिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कॉल्ड वेदर सैटेलाइट्स या मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स विच आर काइंड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। देखो हमेशा ध्यान रखना कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए जो सैटेलाइट्स यूज होती हैं उन्हें हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, ठीक है। लेकिन आप बोल सकते हो कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो सैटेलाइट्स यूज होती हैं आर्टिफिशियल वाली, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेदर सैटेलाइट्स या मेटेरोलॉजिकल सैटेलाइट्स, जो कि एक टाइप की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स ही होती हैं। Artificial satellites are used for surveying the natural sources of the earth like minerals, agricultural crops and potential fishing zones in the sea etc. इसके अलावा आप बोल सकते हो कि अर्थ में बहुत सारे जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जैसे कि मिनरल्स, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, पोटेंशियल फिशिंग जोन्स इन द सी, इनको भी आप बोल सकते हो कि सर्वे करने के लिए एएस का हम यूज करते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कॉल्ड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और कहाँ कौन सी सैटेलाइट्स यहाँ पे यूज होती हैं, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज होती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में artificial satellites are used for spying for military purposes like observing the movement of enemy troops and military equipment, taking pictures of enemy airfields and harbors etc. वही वाली बात है ना कि अब जैसे कि हमको पता करना है कि जो दुश्मन देश है हमारा, उसके जो सैनिक है, उनके जो मतलब आर्मी है, जो दुश्मन आर्मी है, वो जो सोल्जर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली कहाँ हैं, उनने कहाँ अड्डा बनाया हुआ है, उनके ट्रूप्स कहाँ हैं, ठीक है ना। आप बोल सकते हो कि उनके मिलिट्री इक्विपमेंट्स कहाँ छुपे हुए हैं। तो इन सब चीजों को पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है,
एक देश का जो सोल्जर है वो तो जाएगा नहीं पड़ोस देश में, भाई जो भी लड़ाई होती है वो बेसिकली सीमा पर ही होती है, बॉर्डर पे ही होती है, तो बॉर्डर को क्रॉस तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन हमें पता करना है कि हमारे जो पड़ोसी दुश्मन देश है उसमें चल क्या रहा है, उनकी प्लानिंग क्या है, उनकी जो आर्मी है वो क्या प्लान कर रही है। तो अगेन हम क्या यूज करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। ये सैटेलाइट्स क्या करती हैं, बेसिकली हमको बताती हैं कि जो मिलिट्री ट्रूप्स हैं उनका मूवमेंट क्या है, वो कहाँ जो है ना मूव कर रही हैं, कहाँ की तरफ बढ़ रही हैं, उनके इक्विपमेंट कहाँ है, उनकी पिक्चर्स लेती हैं उनके ठिकानों की, उनके इलाकों की। तो हमको पता चल जाता है कि अच्छा जो पड़ोसी दुश्मन देश है ना उसके जो सोल्जर वगैरह जो है ना वो ऐसा ऐसा कुछ तो भी प्लान कर रहे हैं, यहाँ यहाँ उनने अड्डे बनाए हुए हैं, यहाँ यहाँ उनके जो है ना इक्विपमेंट्स के अड्डे हैं, तो वो सब हमें पता चल जाता है। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर स्पाइंग फॉर मिलिट्री पर्पसेस। मतलब आप देख सकते हो कि मौसम, मतलब आप बोल सकते हो कि वेदर कंडीशंस को प्रिडिक्ट करने से लेकर के कि दुश्मन देश की सेना क्या कर रही है, उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है, वो उन पे निगरानी रखने के लिए, है ना। अरे वेदर जो कंडीशंस हैं उनको प्रिडिक्ट करने से लेकर के कि दुश्मन देश की जो आर्मी है वो क्या कर रही है, वो किस तरह से तैयारी कर रही है, उनका ठिकाना कहाँ है, वो सब जांचने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का ही यूज करते हैं। These AS are used to collect information about other planets, stars and galaxies etc. अब ऑब्वियस सी बात है स्पेस में है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, तो स्पेस में रह करके बाकी जो दूसरे प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं, इनकी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर लेते हैं। तो AS यूज फॉर स्टडिंग सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। और वो वाली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो कि क्या करती हैं, बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्लैनेट्स, स्टार्स और गैलेक्सीज के बारे में जो काम, मतलब वो वाली AS जो कि यूज की जाती हैं फॉर स्टडिंग अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, कौन से, प्लैनेट, स्टार्स वगैरह, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होती हैं, जिनको कि हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन किसका, तो टेलीविजन प्रोग्राम्स का, रेडियो प्रोग्राम्स का, इंटरनेट वगैरह का, उन्हें हम बोलते हैं क्या, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। इसके बाद में आप बोल सकते हो कि वेदर सैटेलाइट्स कौन सी होती है, जिसको कि वेदर फॉरकास्टिंग के लिए हम यूज करते हैं। फिर जो आप बोल सकते हो कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं, उनका हम यूज कहाँ करते हैं, तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं अर्थ के, उनको पता करने के लिए। इसके अलावा आप बोल सकते हो कि वही मिलिट्री पर्पस के लिए जो यूज की जाती है सैटेलाइट्स, उनको भी हम क्या बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। और बाकी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी पता करने के लिए जिन सैटेलाइट्स का हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट्स। India has built and launched many artificial satellites. The first artificial satellite launched by India was Aryabhat. तो इंडिया भी किसी से कम थोड़ी है, इंडिया भी पीछे थोड़ी ना। तो इंडिया ने भी आप बोल सकते हो कि बहुत सारी अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को बनाया है और लॉन्च करवाया है अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड, मतलब अर्थ के ऑर्बिट में, है ना, अर्थ के अराउंड। तो जो फर्स्ट AS है जो कि इंडिया ने लॉन्च करी थी वो कौन सी थी, आर्यभट्ट थी, और वो ऐसी दिखती है, ठीक है ना। कब, 1975 में, बहुत पहले करी थी। सम अदर इंडियन सैटेलाइट्स आर भास्करा, इनसेट, IRS, रोहिणी, कल्पना 1, इडूसेट। इनसेट का मतलब क्या है, इनसेट स्टैंड्स फॉर इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS का मतलब क्या है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, वेयर एज एडूसेट का मतलब क्या है, एजुकेशन सैटेलाइट, ठीक है। तो आर्यभट्ट आप बोल सकते हो कि पहली इंडियन आर्टिफिशियल सैटेलाइट थी जिसको कि लॉन्च कब करवाया गया था, 1975 में। इसके अलावा बहुत सारी और भी सैटेलाइट्स हैं, कौन कौन सी, भास्करा, रोहिणी, कल्पना 1, एडूसेट, इनसेट, IRS, ये सारी की सारी। आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। नाउ the agency responsible for the development of space science programs in our country is Indian Space Research Organization, that is ISRO। देखो ऐसा है कि बहुत सारी कंट्रीज हैं, तो हर एक कंट्री की क्या होती है, अपनी एक एजेंसी होती है, और वो जो एजेंसी है वो उसी कंट्री में क्या करती है, स्पेस साइंस प्रोग्राम्स डेवलप करवाती है। क्या करती है वो एजेंसी, स्पेस साइंस प्रोग्राम्स डेवलप करवाती है। ये कहानी केवल एक कंट्री की नहीं है, ये कहानी आप बोल सकते हो कि बहुत सारी कंट्रीज की है। कि अगर मैं बात करूं, हम दूर नहीं जाएंगे, हम अपनी कंट्री की बात करेंगे, है ना। हमारी कंट्री कौन सी है, इंडिया। तो जो हमारी कंट्री इंडिया है,
तो इंडिया के पास भी क्या है, उसकी एक एजेंसी है, और ये एजेंसी क्या करती है, इंडिया में ही स्पेस साइंस प्रोग्राम्स डेवलप करवाती है, या बोल सकते हो कि कंडक्ट करवाती है। आई बात समझ में कि इंडिया के पास भी क्या है, उसकी एक एजेंसी है, और ये एजेंसी इंडिया में ही स्पेस साइंस प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है। अब मुद्दा यह है कि मैम एजेंसी एजेंसी बार बार हम बोल रहे हैं, कोई ना कोई नाम तो होगा ना एजेंसी का। अरे हाँ, है ना, क्या नाम है, इसरो। क्या नाम है, इसरो। फुल फॉर्म क्या है इसरो का, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या नाम है, मतलब फुल फॉर्म क्या है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आई बात समझ में। तो अब देखो ऐसा है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए क्लास 8 के लेवल पर, उतनी मैंने आपको दे दी है। इसका मतलब क्या कि क्या अब हमारा चैप्टर 100% कंप्लीट होता है? नहीं, अभी 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी एक और छोटा सा टॉपिक बचा है डिस्कस करने के लिए इस चैप्टर का। तो क्या उस टॉपिक के लिए हमें मिलना होगा अगले सेशन में? नहीं, जो छोटा सा टॉपिक बचा है ना, उसको हम कवर करते हैं आज ही के इसी सेशन में, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन उस छोटे से टॉपिक को कवर करने के बाद भी हमारा जो चैप्टर है वो 99% कंप्लीट होगा। अब आप बोलोगे कि मैम जो टॉपिक बचा है वो भी हमने कवर कर लिया, अब आप क्यों बोल रहे हो कि जो चैप्टर है वो 99% कंप्लीट हुआ है? 100% क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना बाकी हैं भाई। जो इन टेक्स्ट एक्टिविटीज हैं उनको डिस्कस करना बाकी है। तो जाहिर सी बात है एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए और इन टेक्स्ट एक्टिविटीज को डिस्कस करने के लिए हमें मिलना होगा कहाँ, हमारे अगले सेशन में। लेकिन हाँ, अगले सेशन में मिलने के पहले जो एक छोटा सा टॉपिक रह गया है उसको हम कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने छोटू टॉपिक के ऊपर, और वो छोटू टॉपिक कौन सा है भाई? वो है द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स, लाइट ईयर। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो कहा था कि टॉपिक छोटा सा है, लेकिन ये तो इतना बड़ा है। अरे बस टॉपिक का नाम बड़ा है, टॉपिक छोटा है, ठीक है। क्या बोला गया है? द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स, दैट इज लाइट ईयर। मतलब क्या है, चलो वो हम देखते हैं। नाम पे मत जाओ, टॉपिक पर जाओ। ऑन द अर्थ वी नॉर्मली एक्सप्रेस द लार्ज डिस्टेंसेस इन द यूनिट ऑफ किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। सपोज अगर आपने मुझसे पूछा कि मैम आपके घर से आपके ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना है, आपके घर से आपके ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगी 6 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपने मुझसे पूछ लिया कि मैम आप हमें ये बताइए कि आपके घर से जो मेन मार्केट है, तो घर से मेन मार्केट तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैं बोलूंगी कि घर से मेन मार्केट तक का डिस्टेंस है 15 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस को बताने के लिए जो मैं किलोमीटर्स का यूज कर रही हूँ, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस को बताने के लिए सिर्फ मैं क्या करती हूँ, किलोमीटर यूज करती हूँ। अरे आप भी तो करते हो। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि जरा मुझे ये बताओ कि आपके घर से स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, तो आप बोलोगे शायद 9 किलोमीटर। तो आप भी क्या कर रहे हो, किलोमीटर का यूज कर रहे हो ना डिस्टेंस को बताने के लिए। तो हम बोल सकते हैं कि ऑन अर्थ वी नॉर्मली एक्सप्रेस लार्ज डिस्टेंसेस, स्पेशली जब डिस्टेंसेस कैसे होते हैं, बड़े होते हैं। बड़े बड़े डिस्टेंसेस को आप बोल सकते हो कि एक्सप्रेस करने के लिए कहाँ, ऑन अर्थ हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, हम करते हैं किलोमीटर। देखा जाए तो डिस्टेंस को नापने के लिए तो बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, है ना। अरे हमारी स्केल में, हमारी जो प्लास्टिक की स्केल होती है छोटी सी, उसमें सेंटीमीटर दिया होता है, मिलीमीटर भी आप बोल सकते हो कि होता है। अरे डिस्टेंस को नापने के लिए मिलीमीटर भी यूनिट होती है, सेंटीमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है। लेकिन जब बात आती है कि इसकी अर्थ पर लार्ज डिस्टेंसेस की, तो इन लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं, किलोमीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। द डिस्टेंसेस इन द यूनिवर्स आर सो लार्ज दैट किलोमीटर बिकम्स एन एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इनकन्वीनियंट यूनिट टू एक्सप्रेस सच लार्ज डिस्टेंसेस। अब लो बोलो, क्या बोला गया है यहाँ पे कि यूनिवर्स, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ पे रहकर के तो जो लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं,
अर्थ पे रह करके जो लार्ज डिस्टेंसेस हैं उनको हम किलोमीटर में एक्सप्रेस कर देते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं अपने ब्रह्मांड की, जब हम बात करते हैं अपने यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में आप बोल सकते हो कि डिस्टेंसेस इतने ज्यादा होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि ऐसे सो मच लार्ज डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए किलोमीटर्स यूनिट भी क्या पड़ती है, छोटी पड़ जाती है, इनकन्वीनियंट हो जाती है। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल द वेरियस स्टार्स आर मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे, सो द किलोमीटर यूनिट इज नॉट सुटेबल टू एक्सप्रेस द डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्स एंड द अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। यानी कि अगर हम बात करें अर्थ से स्टार्स तक के डिस्टेंस की, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे, अपने घर से स्कूल तक का डिस्टेंस, अपने घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस, अपने घर से मेन मार्केट तक का डिस्टेंस, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिवर्स की। यूनिवर्स में कैसे, तो अर्थ से लेकर के स्टार्स तक का डिस्टेंस, तो अर्थ से लेकर के स्टार्स तक का डिस्टेंस आप बोल सकते हो कि कितना हो सकता है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर हो सकता है, मिलियंस ऑफ किलोमीटर। तो ऐसे डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है जो किलोमीटर है उसको यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो फिर करें क्या, the distance between the various celestial objects like the stars and the planets are expressed in terms of या are expressed in the unit of light year। यानी कि जब हम बात करते हैं यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में आप बोल सकते हो कि जो डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज करते हैं एक और यूनिट जिसका नाम क्या है, लाइट ईयर। जैसे कि हमको बताना है क्या, हमको बताना है क्या, दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस या एक प्लैनेट और एक स्टार के बीच का डिस्टेंस, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो सीधी सी बात है, यूनिवर्स में वेरियस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, लाइक द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स, उस लार्ज डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज अनदर यूनिट विच इज नोन एज लाइट ईयर। 1 light year is the distance traveled by light in 1 year। लाइट ईयर मतलब इस लाइट ये जो यूनिट है लाइट ईयर, इस यूनिट को नाम लाइट ईयर क्यों दिया गया? तो यहां पे देखो क्या लिखा गया है, 1 light year क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि कौन ट्रैवल करती है, लाइट ट्रैवल करती है इन 1 year। तो 1 light year क्या है, वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रैवल करती है एक साल में। We can calculate the value of 1 light year in kilometers। यानी कि हम देखो 1 light year क्या होता है, बेसिकली वो डिस्टेंस जो कि लाइट ने ट्रैवल किया है एक साल में, है ना, एक ईयर में। तो ये जो 1 light year है, इसको हम मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इन किलोमीटर्स, बाय मल्टीप्लाइंग द स्पीड ऑफ लाइट विच इज, आप बोल सकते हो कितनी है, देखो इतनी ज्यादा है, इतना सारा है, बाय द नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 year विच इज दिस मच, वी विल फाइंड दैट 1 light year इज इक्वल्स टू 94608 इतने सारे 0 किलोमीटर्स। यानी कि बेसिकली यहां पर ना आपको 1 light year और किलोमीटर के बीच में एक रिलेशन मिल गया। जैसे कि हम क्या बोलते हैं, 1 किलो मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि वजन है, वजन को नापने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राम्स का यूज करते हैं। भाई किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हमको अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमको एक क्वांटिटी भी तो चाहिए ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वजन को नापने के लिए, मतलब एक क्वांटिटी को नापने के लिए हमको एक यूनिट भी चाहिए होती है अलॉन्ग विद वैल्यूज। तो वजन को नापने के लिए हम मास यूज करते हैं, वजन को नापने के लिए हम ग्राम्स का यूज करते हैं, हम केजी का यूज करते हैं कि 1 kg चावल, या बोल सकते हो कि 250 ग्राम चावल, ऐसे। तो ग्राम और केजी, ग्राम और केजी ये दोनों ही क्या है, वजन को नापने की 2 यूनिट्स हैं। लेकिन इन दोनों ही यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन होता है कि नहीं होता, क्या होता है, तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, होता है कि नहीं होता। अरे वजन को नापने के लिए हम दोनों ही यूनिट्स को यूज करते हैं, ग्राम का भी करते हैं, केजी का, किलोग्राम का भी करते हैं, कि 1 kg गेहूं, 1 kg आटा, 250 ग्राम चावल, 250 ग्राम दाल, 500 ग्राम क्या बोलते हैं उसको, गुड़, ऐसे।
ठीक है। तो केजी और ग्राम दोनों ही क्या है, वजन की ही यूनिट्स हैं, वजन को नापने के लिए क्या यूनिट्स हैं, तो इन दोनों यूनिट्स के बीच में एक रिलेशन होना चाहिए। तो 1 केजी क्या होता है, 1000 ग्राम्स के बराबर। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे किलोमीटर की और मीटर की, तो ये दोनों ही यूनिट्स क्या हैं, डिस्टेंस को नापने के लिए हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस को नापने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स आई हैं, कौन कौन सी, किलोमीटर और मीटर। तो इन दोनों के ही बीच में, इन दोनों यूनिट्स के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। ये देखो, तो हम क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को नापने के लिए जो दो यूनिट्स होती हैं, या एक क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो दो यूनिट्स होती हैं, उन दोनों यूनिट्स के बीच में हम क्या करते हैं, एक रिलेशन बना लेते हैं। तो सिमिलरली यहां भी हम क्या बोल रहे हैं, लाइट ईयर क्या है, लाइट ईयर आप बोल सकते हो कि डिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए एक यूनिट है। भाई जैसे कि मीटर क्या है, डिस्टेंस को एक्सप्रेस करने की एक यूनिट, किलोमीटर क्या है, किलोमीटर भी डिस्टेंस को ही एक्सप्रेस करने की यूनिट है। अर्थ पर जब लार्ज डिस्टेंसेस होते हैं तो उन लार्ज डिस्टेंसेस को हम किलोमीटर यूनिट में ही क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। सिमिलरली जब हम बात करते हैं अपने यूनिवर्स की, तो यूनिवर्स में आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंसेस हैं वो बहुत बड़े होते हैं। दो प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस, एक प्लैनेट और एक स्टार के बीच का डिस्टेंस, तो ये आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स में डिस्टेंसेस बहुत बड़े होते हैं। तो उन लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए वी कैन नॉट यूज मीटर्स और किलोमीटर्स, हम यूज करते हैं लाइट ईयर। यानी कि डेफिनेटली जो लाइट ईयर है वो भी क्या है, डिस्टेंस को मेजर करने की ही यूनिट है। तो डिस्टेंस को ही मेजर करने के लिए हमारे पास हम दो यूनिट्स कंसिडर कर रहे हैं। एक तो किलोमीटर, मीटर को अभी जाने दो, वो तो बहुत ही छोटा है ना। अरे मीटर तो बहुत ही छोटा है, उसका तो हम अर्थ पर रह करके कभी कभी इस्तेमाल नहीं करते। जैसे कि आपने मुझसे पूछा कि मैम आपके घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस कितना है, तो मैंने क्या बोला, 6 किलोमीटर। क्या मैंने मीटर में बोला, नहीं बोला। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि मीटर एक छोटी यूनिट है। जैसे कि हम कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो हमसे किसी ने बोला कि दुकानदार ने पूछा कि कितना कपड़ा चाहिए, तो मैंने बोला आधा मीटर। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि आधा मीटर कितना होता है और मुझे एग्जैक्टली उतना ही कपड़ा चाहिए। आधा मीटर क्या है, बेसिकली आप बोल सकते हो कि एक छोटी क्वांटिटी, एक छोटा वैल्यू है, राइट, एक छोटा डिस्टेंस है। तो मुझे उतना छोटा डिस्टेंस चाहिए है, मुझे उतना छोटा डिस्टेंस का कपड़ा चाहिए, इसलिए मैंने बोला क्या, आधा मीटर कपड़ा। आई बात समझ में। तो मीटर तो वैसे भी बहुत छोटा है, तो उसको हटा ही दो। हम बात करते हैं किसकी, किलोमीटर की और लाइट ईयर की, कि किलोमीटर और लाइट ईयर दोनों ही क्या है, डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए, या टू बी मोर स्पेसिफिक लार्ज डिस्टेंसेस को एक्सप्रेस करने की क्या होती हैं, दो यूनिट्स होती हैं। तो डेफिनेटली इन दोनों के बीच में भी क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। और वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है ये कि 1 लाइट ईयर बराबर है किसके, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो सिमिलरली लाइट ईयर और किलोमीटर के बीच में भी क्या होनी चाहिए, एक यूनिट होनी चाहिए, मतलब एक रिलेशन होना चाहिए। किलोमीटर और लाइट ईयर के बीच में भी क्या होना चाहिए, एक रिलेशन होना चाहिए। क्या होता है रिलेशन, तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। अब मुझे ये बताओ, चलो मान के चलते हैं कि हमारे पास दो स्टार्स हैं। हमारे पास क्या है, दो स्टार्स हैं, एक स्टार ये है और दूसरा स्टार ये है। तो इन दोनों ही स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो आपने बोला कि मैम इन दोनों ही स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। दो स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, दिस मच है। यानी कि 10⁻12 का मतलब क्या है कि आपको जीरो लगाने हैं। कितने लगाने हैं, तो 12 जीरो लगाने हैं। 10⁻12 का क्या मतलब है कि आपको 12 जीरो लगाने हैं, तब जाकर के क्या होगा, दो स्टार्स के बीच में आपको एक डिस्टेंस मिलेगा, किसमें, इन किलोमीटर्स। तो आप खुद ही बताओ, अगर दो स्टार्स के बीच में मुझे बोलना है कि दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। ये ना सुनने में अच्छा लग रहा है, ना बोलने में मुझे अच्छा लग रहा है, और याद रखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। अब अगर मैंने ये बोल दिया कि भाई दोनों ही स्टार्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 लाइट ईयर का है, तो देखो मुझे बोलने में भी अच्छा लगा, आपको सुनने में भी अच्छा लगा, और याद भी आपको अभी के अभी हो गया कि हाँ मैम ने जो एग्जाम्पल लिया था उसमें बताया था मैम ने कि दो स्टार्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 1 लाइट ईयर है। आई बात समझ में। तो 1 लाइट ईयर से मुझे क्या समझ में आएगा
कि 1 लाइट ईयर का मतलब क्या है कि इन दोनों स्टार्स के बीच का डिस्टेंस इन किलोमीटर्स कितना है, इतना है। मुझे बार बार ये इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बोलनी पड़ेगी, मुझे बार बार इतनी बड़ी वैल्यू नहीं बोलनी पड़ेगी कि भाई 2 स्टार्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। अरे नहीं, हटाओ उसको, सीधे से बोल दो क्या कि 2 स्टार्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 लाइट ईयर। बस हो गया, सुनने में अच्छा, बोलने में अच्छा, याद करने में भी अच्छा। तो यहाँ पे आपने क्या करा है, 2 लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं उनके बीच में आपने एक प्यारा सा रिलेशन निकाल लिया है। क्या? तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। आई बात समझ में? ये आया कहां से है वो मैं आपको बता देती हूं। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया कि 1 लाइट ईयर क्या होता है, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है उसको हम बोलते हैं क्या, 1 लाइट ईयर। ठीक है, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 1 लाइट ईयर इन किलोमीटर्स। हम किलोमीटर्स में क्या कर सकते हैं, 1 लाइट ईयर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? सवाल तो ये ना कि कैसे, बाय मल्टीप्लाइंग द स्पीड ऑफ लाइट विच इज दिस मच। कितना? तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो लाइट की जो स्पीड है किलोमीटर पर सेकंड में वो कितनी है, 3000 है। तो लाइट की जो स्पीड है इसको हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 ईयर। अरे भाई एक साल में, ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो हम कर क्या रहे हैं, लाइट की स्पीड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, टाइम के साथ। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अरे डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। हमें करना क्या है, हमको ये 1 लाइट ईयर की हमको वैल्यू निकालनी है। 1 लाइट ईयर है क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द लाइट इन 1 ईयर, यानी कि हमको ये पता करना है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, हमने क्या पढ़ा है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपको डिस्टेंस पता है, अगर आपको टाइम पता है कि कितने समय में वो डिस्टेंस कवर किया गया है, तो आप क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो। जैसे कि मैंने बोला कि 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, 1 सेकंड में मैंने 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो आप मेरी स्पीड कैसे निकालोगे कि मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 5 मीटर, कितने समय में किया, 1 सेकंड में। तो मेरी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड, यानी कि मेरी स्पीड कितनी आ जाएगी, 1 सेकंड में मैं 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही हूं, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 5 मीटर पर सेकंड। आ गई मेरी स्पीड। इसी तरीके से अब हम क्या कर रहे हैं, हमें यह पता करना है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर करा। अरे लाइट ट्रैवल करती है ना, तो एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो बेसिकली हमें लाइट का डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अगर हमें लाइट की स्पीड पता हो और अगर हमें यह पता हो कि लाइट ने एक साल में जो भी डिस्टेंस कवर करा है, जैसे कि हम बोल रहे हैं ना कि हमें यह पता करना है कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर करा है, तो डिस्टेंस हमें पता करना है, लेकिन समय तो हमें पता है ना। क्या समय, अरे समय 1 साल का भाई। तो अगर हम लाइट की स्पीड को टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि अगर हम क्या करें, स्पीड इनटू टाइम कर दें, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अरे बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे कि यहां देखो, अगर मैंने बोला कि मेरी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड की है और मैं d डिस्टेंस कवर करती हूं 1 सेकंड में, तो अगर आपको मेरी स्पीड पता है, अगर आपको मेरा टाइम पता है, तो क्या आप मेरा डिस्टेंस नहीं निकाल सकते कि 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ मैंने कितना डिस्टेंस कवर करा है। अरे निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, तो स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस निकालना है, टाइम कितना है, 1 सेकंड है, टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 1 इंटू डी, यानी कि मैंने क्या करा है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, हमें ये पता करना है कि लाइट ने 1 साल में कितना डिस्टेंस कवर करा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइट की स्पीड को टाइम के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइट की स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में आपको दी गई है। अब आप बोलोगे कि मैम ये क्या बात होती है, या तो स्पीड को आप मीटर पर सेकंड में लो या किलोमीटर पर आवर में लो, लेकिन आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि लाइट की स्पीड इन किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा क्यों, तो उसका एक लॉजिक है, लॉजिक मैं आपको बताती हूं, ठीक है ना। तो लाइट की स्पीड कितनी है किलोमीटर पर सेकंड में, तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड है किसकी, लाइट की। तो एक काम करो,
स्पीड की जगह पे क्या लिख दोगे, लिखो यहाँ पे वैल्यू 1 2 3, कितने जीरो है भाई, 5 जीरो हैं, 1 2 3 4 5, कितना, किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर सेकेंड लिख दिया आपने लाइट की स्पीड, बहुत अच्छी बात है। अब आप क्या करोगे, टाइम, टाइम किस में हम लेंगे, सेकेंड्स में लेंगे, कौन सा टाइम, 1 साल, 1 साल। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ सेकेंड्स लेने हैं इन 1 ईयर। अरे 1 साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो 1 साल आपके पास क्या है, टाइम है, लेकिन टाइम को हम 1 साल में नहीं लेंगे, हम टाइम को किस में लेंगे, सेकेंड्स में लेंगे, कि 1 साल में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो 1 साल में इतने सारे सेकेंड्स होते हैं। इसका मतलब क्या, कि टाइम को, इस पूरे टाइम को हम यहां लिख देंगे, कितना हो जाएगा ये देखो, तो 3153600 सेकेंड्स। अब ये जो किलोमीटर पर सेकेंड का जो सेकेंड है, ये कट जाएगा ऊपर वाले सेकेंड से। अब आया समझ में कि हमने क्यों लाइट की जो स्पीड है वो किलोमीटर पर सेकेंड में ली है, क्योंकि टाइम का जो सेकेंड है उस सेकेंड को हमको इस वाले सेकेंड से काटना है, तो नीचे वाला सेकेंड ऊपर वाले सेकेंड से कट जाएगा। अब जब आप इतने सारे को मल्टीप्लाई करोगे इतने सारे के साथ, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, तो आपको यहां पे वैल्यू मिल जाएगी इतनी, कि 94608000000 किलोमीटर्स। इसका क्या मतलब हुआ, कि 1 साल में लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है। 1 साल में लाइट इतना सारा डिस्टेंस कवर करती है। आई बात समझ में। और 1 साल में कवर किए गए डिस्टेंस को बाय द लाइट हम क्या बोलते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो यहां से आपको क्या मिल गया, 1 लाइट ईयर और किलोमीटर्स के बीच में एक रिलेशन मिल गया। आगे बात समझ में। चलो, दिस शोज दैट ईयर इज एन एक्सट्रीमली बिग यूनिट, सॉरी, दिस शोज दैट लाइट ईयर इज एन एक्सट्रीमली बिग यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। इसका मतलब क्या, कि जो लाइट ईयर है वो क्या है, एक बड़ी सी यूनिट है डिस्टेंस की। नोट दैट ईयर इज अ यूनिट ऑफ टाइम बट लाइट ईयर इज नॉट। देखो, जो समय है, जो टाइम, सॉरी, जो ईयर है वो क्या है, समय की यूनिट है। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि कितने साल आपने जॉब करी, तो आपने बोला कि हमने 2 साल जॉब करी। किसी ने आपसे पूछा कि आपने कितने समय तक पढ़ाई करी, कितने समय आपने पढ़ाई करी, तो आपने बोला कि हमने 3 घंटे क्या करी है, पढ़ाई करी है। अगर किसी ने पूछा आपसे कि आप कितने समय तक जो है ना भोपाल में रहे, तो आपने बोला कि हम 5 साल भोपाल में रहे। तो जो ईयर है, जो साल है, जो ईयर है, वो क्या है, टाइम की यूनिट है। लेकिन जो लाइट ईयर है, कहने को तो ईयर के साथ में लाइट जुड़ा हुआ है, लेकिन जो लाइट ईयर है वो कोई समय की यूनिट नहीं है। लाइट ईयर आप बोल सकते हो कि इट इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। इन एडिशन टू लाइट ईयर, लाइट मिनट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन सम केसेस। और कभी कभी लाइट ईयर की जगह पे हम लाइट मिनट भी यूज कर लेते हैं। 1 लाइट मिनट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 मिनट, ठीक है ना। लाइट मिनट क्या होता है, 1 लाइट मिनट वो डिस्टेंस है जो कि लाइट ने कवर करा है 1 मिनट में। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज अबाउट दिस मच किलोमीटर। दिखाई दे रहा है आपको, इतना सारा। अर्थ और सन के बीच में, अर्थ और सन के बीच में आप बोल सकते हो कि जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो इतना सारा है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर्स। लाइट फ्रॉम सन टेक्स अबाउट 8 मिनट्स टू रीच द अर्थ। जरा आप अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस देखो, कितना डिस्टेंस है, 150 मिलियन किलोमीटर। लेकिन लाइट जो है सिर्फ 8 मिनट लेती है, जो लाइट है वो सिर्फ 8 मिनट्स लेती है अर्थ तक पहुंचने के लिए। सो द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज 8 लाइट मिनट्स, यानी कि जो डिस्टेंस हो गया अर्थ का सन से वो कितना हो जाएगा, 8 लाइट मिनट्स। In other words, we can say that the sun is about 8 light minutes away from the earth. After the earth, the next nearest star to the earth is Proxima Centauri. Proxima Centauri is at a distance of about this much million kilometer from the earth. Light from the next nearest star, Proxima Centauri, takes about 4.3 years to reach the earth. मतलब कि Proxima Centauri जो कि सबसे पास है हमारे अर्थ से, उस सेंचुरी से लाइट आने में अर्थ तक कितना समय लग जाता है,
3 years लग जाते हैं, इतने साल लग जाते हैं लाइट को आने में. So the distance of Proxima Centauri star from the earth is 4.3 light years. ठीक है? In other words, we can say that Proxima Centauri star is about 4.3 light years away from the earth. Thus, the light coming from this star, which we will see tonight, would have left the surface of this star about 4.3 years ago. यानी कि आप बोल सकते हो कि अर्थ के सरफेस पे जो हमको लाइट दिखाई दे रही है, अरे प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार से क्या हुआ है, लाइट आई है. तो अर्थ के सरफेस पर आज जो हमको लाइट दिखाई दे रही है उस प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार की, इस लाइट ने उस स्टार का सरफेस छोड़ दिया होगा 4.3 इयर्स अगो पहले. लाइट ने प्रोक्सिमा सेंचुरी स्टार का जो सरफेस है वो 4.3 इयर्स अगो पहले छोड़ दिया होगा, और इतने साल डिस्टेंस ट्रेवल करके वो कहां आई है, अर्थ के सरफेस पर आई है. Some of the stars in the universe are so far that light coming from them takes millions of years to reach the earth. Obvious सी बात है, कुछ stars हमारे यूनिवर्स के इतने दूर होते हैं हमसे, अर्थ से, कि उनकी लाइट हम तक आने में, अर्थ तक आने में millions of years लग जाते हैं. Thus, some of the stars are even millions of light years away from the earth. इसका मतलब क्या कि कुछ stars ऐसे हैं जो कि अर्थ से millions of light years away हैं. From the above discussion, we conclude that the distances between stars and planets are expressed in the unit of light year, because these distances are so large that it is inconvenient to express them in the unit of kilometers. It is, however, very convenient to express extremely large distances in the unit of light year. Now, suppose a star is 6 light years away from the earth. By saying that a star is 6 light years away from the earth, we mean that the distance of this star from the earth is so much that light from the star takes 6 years to reach the earth. अगर हम बोलते हैं कि मतलब एक स्टार का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, आप बोल सकते हो कि क्या बोला गया है, नाउ सपोज अ स्टार इज 6 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ. जो एक स्टार है वो अर्थ से 6 लाइट ईयर्स अवे है. इसका मतलब क्या कि उस स्टार से आप बोल सकते हो कि बाय सेइंग दैट द स्टार इज 6 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, वी मीन दैट द डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज सो मच, जो लाइट है स्टार से अर्थ तक आने में 6 साल लग जाते हैं. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से लाइट ईयर का जो कंसेप्ट है वो होता है क्या, फिनिश. और इसका मतलब ये है कि हमारा जो चैप्टर है अब वो होता है 99% क्या, कंप्लीट. और अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिल करके हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, उनको हम कर लेंगे सॉल्व, और इन टेक्स्ट एक्टिविटीज़ को भी हम कर लेंगे डिस्कस. तो अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में. तब तक आप क्या करोगे, अरे विजिट करो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. जैसे ही आप गूगल पे टाइप करोगे magnetbrains.com, टाइप करके सर्च करोगे, आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट. जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे, आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहां पे लिखा रहेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपके पास क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होंगे अवेलेबल. यहीं पे आपको एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज का ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्शन में आपको सीबीएसई इंग्लिश मीडियम का भी ऑप्शन दिखाई देगा. उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्लास 12 से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी जो मतलब क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस के जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे. हमें मतलब किससे है, क्लास 8 से है, तो हम कहाँ जाएंगे, क्लास 8 पर जाएंगे. जैसे ही क्लास 8 पे जाएंगे तो क्लास 8 के हमको सब्जेक्ट्स दिखाई देने लग जाएंगे. मैथ्स है, साइंस है, ठीक है ना, हिंदी है, इंग्लिश है, सब कुछ है. तो हमको देखना है किसको, साइंस को. तो हम कैसे देखेंगे, साइंस पर जाकर के क्लिक करेंगे. जैसे ही हम साइंस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुल जाएगा ये वाला पेज जहां पे लिखा रहेगा क्लास 8 साइंस एनसीईआरटी बाय विभूति खरे. अब अभी तक हमने जितने भी चैप्टर्स कर लिए, ऑलमोस्ट हमने सारे चैप्टर्स कर ही लिए, बस एक चैप्टर बचा है. तो जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने कर लिए हैं उन सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स यहाँ पे आपको हो जाएंगे अवेलेबल. सपोज आपको देखना है कौन सा, फर्स्ट चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर के भी पहले आपने सोचा है कि भाई हमको ये पता करना है कि क्लास 8 साइंस के सिलेबस में है क्या क्या. तो इसके लिए सबसे पहले आएगा आपके पास क्या, ये सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो.
इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में आपको रियलाइज हुआ है कि भाई आज से ही हमें क्या करना है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पहला वाला चैप्टर देखना है क्लास 8 साइंस को। तो कैसे देखोगे, इस वीडियो के एंड में, मतलब इस वीडियो के नीचे आपको नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का जो पहला लेक्चर है वो खुल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन पे क्लिक करते जाइएगा और नए वीडियोस देखते जाइएगा। तो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली, क्योंकि होता क्या है ना कि हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को जब आप विजिट करते हो तो आपको यहाँ पर सभी चैप्टर्स के सभी लेक्चर्स एकदम प्रॉपर्ली सीक्वेंस में अरेंज मिलते हैं, प्लस यहाँ पे सभी टॉपिक्स के होते हैं नोट्स भी अवेलेबल। तो आपके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके हमारे सभी लेक्चर्स को देखना काफी कन्वीनियंट हो जाता है। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट, कौन सी वाली, यही वाली, magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।